नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब राजी पूर्वक से होंगे। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। क्या तांत्रिक मैडम? बिल्कुल तांत्रिक मैडम की ही आज की कहानी है। एपिसोड 58। लेकिन सबसे पहले मैं उन सज्जन का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने पहला मेंबरशिप हासिल किया है। उनका नाम है दिलीप कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले उन्होंने तो नहीं लिखा है, लेकिन दिलीप कुमार सिंह जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद तांत्रिक मैडम का मेंबरशिप लेने के लिए। वैसे मेंबरशिप तो हर किसी को लेना चाहिए जो समर्थ है, जो बिल्कुल समर्थ है। मैं उन लोगों से ऐसा नहीं करना चाहता हूँ जो मेंबरशिप को खरीद नहीं सकते। मात्र 119 रुपये तो देना होता है। चलिए अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, तांत्रिक मैडम का जो पिछला एपिसोड आपने देखा सुना 57, तांत्रिक मैडम कितना मेहनत किया था, कितना कोशिश किया था कि वो शक्ति को पा सके। लेकिन वो शक्ति आखिरकार मिलते मिलते उनके हाथ से निकल जाती है, एकदम गायब हो जाती है। कोई चमगादड़ आकर के और उस शक्ति को लेके भाग जाता है। अब उस टाइम सोच सकते हैं कि तांत्रिक मैडम के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन वो संभल गई इस चीज़ से कि चलो कोई बात नहीं, अभी लगता है कि ये शक्ति मेरे पास में अभी आने वाले नहीं है। मुझे और परिश्रम करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। और वो परिश्रम से कभी पीछे हटती भी नहीं थी। बहुत उनके जीवन में संघर्ष था और संघर्ष से कभी वो घबराती नहीं थी। मन तो उदास हो जाता है उनका, लेकिन अपने मन को शांत रखने की कोशिश करती हैं। और आखिरकार उस जगह से उस लड़के गाइड के साथ में उस जंगल से निकल आती हैं। लड़के को पैसा वैसा देने के बाद अब फिर अपने कार में बैठती हैं। उनका मन बहुत उस टाइम में व्यग्र रहता है। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर मुझे अब कहाँ जाना चाहिए। इस शक्ति को मैं पाने का बहुत कोशिश किया। अगर ये शक्ति मुझे मिल जाती तो बहुत सारा मेरा काम जो अभी तक अधूरा था वो सब कुछ बन सकता था। मन में एक ऐसी तो दर्द तो उठती है, लेकिन अब अपने आप को संभाल लेती है। एक अनजान सफ़र को निकल लेती है। उनको तो अपने घर लौटना चाहिए था। अपना जो परिवार था, जहाँ उनके पति थे आशीष थे, उनकी असिस्टेंट थी जेसिका थी, और भी कई लोग थे, लेकिन वहाँ पर वो अपने घर नहीं लौटती है। वो आगे का सफ़र अब वहीं से स्टार्ट कर देती है। रात भर सफ़र करती हैं, दिन भर सफ़र करती हैं, और कहीं भूख लगता है तो रुक भी जाती हैं, खाना भी खाती हैं। और कहीं लगता है कि हाँ उनको नींद की ज़रूरत है, तब वो किसी होटल में कमरा बुक करती हैं और नींद भी पूरी करती हैं। ऐसा नहीं कि रात दिन चलती रहती है, लेकिन इनका सफ़र जा कर के आखिर रुकेगा कहाँ, कहाँ वो जाना चाहती है। एक ऐसे प्रदेश में वो पहुंच जाती हैं जहां पर हरियाली से भरा हुआ हर तरफ दिखाई दे रहा था। जिधर देखो हरियाली हरियाली, यानी वो उत्तराखंड के क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। अब ऐसे मनोरम दृश्य देख करके अपना दुख दर्द वो सब कुछ भूल जाती है, उन हरियाली में खो जाती है। उनको लगता है कि इस जगह पर मुझे आ जाना चाहिए था। यहाँ मन की बहुत शांति मिलती है और उस शांति को महसूस भी करती हैं। उनका लक्ष्य कहाँ का था, कहाँ जाना चाहती थी, अब कोई कैसे जान सकता है। अब उनका कार कुछ देर रुकती है दिन में, और उस जगह का आनंद लेते हुए अब फिर उनका कार आगे के सफ़र पर निकल पड़ता है। चलती रहती है, रात हो जाता है, और तब जाकर के एक चाय की दुकान पर उनकी गाड़ी रुकती है। चाय पीती हैं और चाय वाले से उस जगह का पता पूछती है कि भैया आप ज़रा बता सकते हो कि ये जगह कहाँ पर है। चाय वाला अब मैडम को देखता है कि अरे भाई ये तो बहुत खूबसूरत महिला है और कार में भी है, अकेले भी हैं। और तब वो कुछ सोचने लगता है। तांत्रिक मैडम मुझसे कहती हैं, अरे भैया अब मैं आपसे कुछ पूछा था, आपने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। और तब वो चाय वाला भैया कहता है कि बहन जी, जिस जगह के आप पता पूछ रही हैं ना, वो तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से।
लेकिन मैं इस टाइम में आपको नहीं कहूँगा कि आप उस जगह पर जाओ। वो जगह औरतों के लिए, खास करके जवान औरतों के लिए सही नहीं है। तांत्रिक मैडम मुस्कुराई तो नहीं, ना गुस्सा किया। पूछने लगी कि भैया, जब आप उस जगह के बारे में जानते हो तो ये भी बता दो, वहाँ पर मेरे लिए ऐसा क्या है जो मेरे साथ में कोई बुरा होगा। आप कुछ बता दो अगर आप जानते हो। चाय पी रही थी और उस चाय वाला भैया से बात करती जा रही थी। वहाँ पर एक नौजवान लड़का भी बैठा हुआ था। बड़े बड़े लंबे बाल थे, जैसे उसको बाल रखने का बड़ा शौक था। लेकिन कपड़े लत्ते बहुत ही पुराना था और पैंट तो एक आध जगह से फटा हुआ भी दिख रहा था। मतलब गरीब परिवार का लड़का था। वो तांत्रिक मैडम और चाय वाले की बात सुन रहा था। चाय वाला बता रहा था कि देखिए मैडम, आगे जो रास्ता है ना, वो ठीक नहीं है। उस रास्ते पर चोर लुटेरे अक्सर मिल जाया करते हैं, लोगों को छीना झपटी करते हैं। और सच्ची बात बताऊं, उससे भी अच्छी बात मैं जो आपको बता रहा हूं, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तांत्रिक मैडम शांति से सब बात सुन रही चाय वाले भैया की और कहती कि भाई इतना देर क्यों कर रहे हो, बता दो, वो भी बात बता दो जो अच्छी वाली बात बता रहे हो। तब चाय वाला भैया धीरे से कहने लगा कि आजकल वहाँ पर चोर उचक्के नहीं है मैडम। तांत्रिक मैडम हैरानी से चाय वाला भैया की तरफ देख रही थी कि आखिर ये डरा भी रहा है और कुछ अच्छा भी बता रहा है, और फिर कह रहा कि वो जगह आपके लिए नहीं है। बात क्या है भैया, खोल कर के बात बताओ ना, क्या आप चोर लुटेरे उस जगह से भाग चुके हैं? तब कहता है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं कैसे समझाऊँ आपको। तांत्रिक मैडम कहने लगी कि देखिए, आप बात को लंबा खींच रहे हो। अरे जो भी आपको पता है मुझे आप बता दीजिए ना, बाकी मैं समझ लूँगी। तब चाय वाला धीरे से कहता है कि बहन जी, उस रोड पर तो चोर लुटेरा थे, लेकिन अब वहाँ पर भूत प्रेत दिखाई देने लगे हैं। इसीलिए वो चोर लुटेरे डर करके भाग गए। वो नज़र भी नहीं आते हैं जब से भूत प्रेत वहाँ पर नज़र आने लगे। तभी मैं कह रहा हूँ कि वो जगह आपके लिए सही नहीं है। तांत्रिक मैडम तो हंसना चाहती थी, लेकिन ऐसे जगह पर वो हंस भी नहीं सकती थी। बस ऐसे ही चाय वाले को घूर करके देखा। कहने लगी कि आपका ये बात बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये सब बातें बता दी, लेकिन अब रास्ता भी तो बता दो। तब वो जो रास्ता बताने लगा, तांत्रिक मैडम के दिमाग में बैठ ही नहीं रहा था। कभी दाएं मुड़ जाना, फिर सीधा चलना, फिर बाएं मुड़ जाना। अब एक बड़ा सा, छोटा सा, ऐसा करके कई रास्ते वो बता रहा था जो किसी की समझ में भी नहीं घुस सकता था। लेकिन वहाँ पर जो लड़का बैठा हुआ था, गरीब परिवार का लड़का था, जिसके बाल बड़े बड़े थे और शायद वो फैशन में रहना चाहता था, लेकिन लगता था कि उसके पास में धन की अभाव है, धन की कमी है। वो अपना शौक तो पूरा करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। वो तांत्रिक मैडम को देखता रहता है। चाय वाले भैया से जो बातचीत होती है वो भी सुन रहा है, और तांत्रिक मैडम जो बात कर रही है वो भी सुन रहा है। तांत्रिक मैडम अब चाय वाले पर नाराज होने लगी कि भैया, आपको लगता है कि रास्ता पता नहीं है, खाम खा अपना भी टाइम खराब कर रहे हो और मेरा भी टाइम खराब रहे हो। तब वो लड़का, नौजवान लड़का उठता है और तांत्रिक मैडम से कहता है कि मैं उस जगह को जानता हूँ, मैं आपको वहाँ पर पहुँचा सकता हूँ। तांत्रिक मैडम पहली बार उस लड़के की शक्ल देखती है। देखने में 25-26 साल का आसपास का लग रहा था, जवान था, हल्की हल्की मूछें थी, गोरा चिट्ठा दिख रहा था और सुंदर भी दिख रहा था। बाल भी उसके लंबे लंबे थे, शायद वो किसी हीरो का फैन था। लेकिन कपड़े उस पर जो पहन रखा था ना, जच नहीं रहा था, पुराने स्टाइल के थे और वो भी पैंट में कई सुराख दिख रहे थे। तांत्रिक मैडम नीचे से लेकर ऊपर तक उसको देखती है एक बार और फिर अपने पास बुलाती है, इधर आओ, आप मेरे पास में आओ, क्या कह रहे थे। तब वो लड़का को लगा कि कहीं तांत्रिक मैडम, अब वो जानता तो था नहीं कि ये कौन है। उनकी नज़र में तो एक आम महिला थी, एक आम लड़की थी, पैसे वाली दिख रही थी, कार थी, महंगी वाली कार थी। उनको लगा कि अब लड़के को समझ में आया कि अगर मैं इस महिला को मदद करूंगा तो महिला
इनाम में मुझे कुछ पैसा जरूर देगी। वो लालच में था। और जब तांत्रिक मैडम बुलाती है तो शायद वो डर जाता है, हिचकता है जाने में। और तब तांत्रिक मैडम कहती है, अरे डरो मत, मेरे पास में आओ। और तब वो लड़का जाता है। तांत्रिक मैडम कहती है कि तुम उस जगह के बारे में जानते हो, जो जगह का मैं नाम बताई थी। और तब वो लड़का कहता है कि हाँ मैडम, मैं जानता हूँ ना उस जगह को भली भांति। और तब वो तांत्रिक मैडम पूछती है कि आप उस जगह पर क्या करते थे, क्या करने जाते थे। और तब वो लड़का कहने लगा कि मेरे भाई एक साधु बन चुके थे। और साधु बनने के बाद में कई ऐसे ऐसे जगह पर जाकर बैठते थे, साधना करते थे, और घर से बताकर भागे नहीं थे। हम लोग उनको ढूंढते रहते थे। आखिरकार हमें पता लगा था कि वो उसी इलाके में हैं। और तब हम उनको ढूंढने के लिए उसी जगह पर पहुंच गए थे। लेकिन कुछ टाइम तो ज़रूर लगा। वो शायद हम लोग को देख लिए थे और वो छिप जाते थे। लेकिन हमें इतना पता था कि होंगे तो इसी क्षेत्र में। आखिरकार हम एक रात को जब वो कोई साधना कर रहे थे और तब हम उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो पीछा छुड़ा करके भाग जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मुझे ढूंढना मत, तुम लोग अपने घर चले जाओ। जब मेरा वक्त हो जाएगा मैं खुद ही खुद घर पर लौट जाऊंगा। ये जंगल तुम लोग के लिए सही नहीं है। यहाँ पर आना इंसान के लिए ठीक नहीं है। रात में जंगल भयानक हो जाता है। इतना बोलते बोलते लड़का अब चुप हो जाता है। तांत्रिक मैडम अब उसको देख रही है और कहती है, क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हो? तुम्हारे में अभी वो जोश और वो हिम्मत है? और तब लड़का कहता कि हाँ जी, मैं बिल्कुल पहुँचा सकता हूँ। वो जगह पर मैं बहुत दिनों तक घूमा अपने भाई के चक्कर में, रात भी बिताई है। और तब मैं वो जानता हूँ कि जगह वाकई में खतरनाक है। चाय वाला भैया सही कह रहे थे। जब आप पूछ रही ना, तभी मेरे कान खड़े हो गए थे। वैसे तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप रात के टाइम वहाँ पर जाओ। आप दिन के टाइम में चलते तो मैं भी आपका साथ देता। उस जगह पर मैं सुरक्षित आपको पहुँचा देता। लेकिन आप वहाँ उस जगह पर क्यों जाना चाहती हैं? लड़का सवाल करने लगता है। तांत्रिक मैडम कहती है कि सवाल आप नहीं कर सकते। मैं आपसे सीधा अब पूछ रही हूँ कि आप मेरे साथ में इस टाइम चल सकते हो या नहीं चल सकते हो। मुझे उस जगह तक पहुँचा देना। लेकिन रात में तुम लौटोगे कैसे? खुद ही अब तांत्रिक मैडम थोड़ा सोचने लगती है और तब कहती है कि देखो, यहाँ पर आसपास में अब ऐसा कोई होटल भी नहीं है कि जहाँ हम जाकर रुक जाएं। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। और तब वो लड़का कहता है कि आप सही कह रही हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ होटल और रुकने का इंतज़ाम नहीं है। लेकिन एक जगह है जहाँ आप रुक सकती हैं। मेरे घर है। मेरे घर के बगल में मुखिया जी का एक बड़ा सा हवेली है और उसमें एक गेस्ट हाउस भी है। जब वहाँ पर लोग आसपास में घूमने आते हैं ना, तो वहाँ पर उस घर को किराए पर ले लेते हैं और उसमें सब सुविधा मौजूद है जो आपको चाहिए। तांत्रिक मैडम बड़ा असर से उस लड़के को देखती है। अरे ये तो बड़ा काम का लड़का है। ये तो सब समस्या का हल करते जा रहा है। ये तो हमारी टीम में होना चाहिए। ये तो बड़ा होनहार लड़का है भाई। इसमें वो मैं देख रहा हूँ काबिलपंती है इसमें। तांत्रिक मैडम उससे प्रभावित हो गई थी और कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान जाती हूँ। तो क्या हम तुम्हारे गांव चलें? कितना दूर है तुम्हारा गांव? और तब लड़का बोलता उससे पहले चाय वाला बोल उठता है, मैं आपको लेके चलूँगा ना। मैं मुखिया जी को घर को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं भी तो उसी गांव का रहने वाला हूँ। ये लड़का भी हमारे घर का बगल का रहने वाला है। मतलब वो चाय वाला चाहता था कि तांत्रिक मैडम उनके साथ में चले और जो भी कुछ इनाम उनाम देना हो वो मुझे दे दे। लेकिन तांत्रिक मैडम उसकी तरफ सुनती ज़रूर हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देती। उस लड़के से कहती है कि चलो तुम मेरे साथ में बैठो। लड़का एकदम तैयार था और चाय वाला तो जल भुन गया था। उसको लगा कि ये तो लड़का बाजी मार चुका। इतनी खूबसूरत महिला के साथ में और वो भी महंगी कार में सवार होकर जा रहा है। ज़रूर मैडम इससे बहुत प्रभावित हैं और इसको इनाम कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। चाय वाला को जलन होने लगा था, लेकिन अब तो गाड़ी निकल चुकी थी। तांत्रिक मैडम
उस जगह से उस लड़के को बिठा करके चल पड़ी थी। तांत्रिक मैडम उस गांव में जाती हैं। रास्ता थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन तांत्रिक मैडम ड्राइवर एक नंबर की थी। वो हर रास्ते पर कार चला सकती थी और वहाँ पर भी कार आराम से गुजार दिया, जबकि रास्ता देखने में बड़ा ही भयानक लगता था। अगर जरा से भी टायर इधर से उधर हुआ तो खाड़ी में गिर सकती थी गाड़ी। लड़का भी डरा हुआ था, लेकिन जब देख लेता है कि तांत्रिक मैडम तो बड़ा एक्सपर्ट ड्राइवर है, तब उसकी जान में जान आती है। आखिरकार मुखिया जी के घर पर पहुंच जाते हैं। मुखिया जी तो वहाँ रहते नहीं थे। वो हवेली किसी काम के लिए बनाई थी, लेकिन वो काम उनका हो नहीं पाया। तब वो सोचने लगे कि इतना पैसा हमने खर्च किया, ये पैसा निकलेगा कहाँ। तब एक तरह से उन्होंने गेस्ट हाउस बना दिया। लड़का कहता है कि मैडम आप यहीं पर रुकिएगा, मैं चाबी लेकर के आता हूँ, मुखिया जी को बता के भी आता हूँ। और वो लड़का गोली की तरह वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद में लौटता है तो साथ में मुखिया जी भी होते हैं। तांत्रिक मैडम से बातचीत होता है। आने का कारण मुखिया जी पूछते हैं। तांत्रिक मैडम कहती है मैं तो घूमना फिरना चाहती हूँ, इस जगह के बारे में बहुत सुन रखा था तो मैं देखना चाहती थी। ये लड़का ने बताया कि जिस जगह पर जाना चाहती हूँ रात के टाइम सही जगह नहीं है। इसी ने बताया था कि आप घर किराए पर देते हैं, गेस्ट हाउस। तब मुखिया जी कहने लगे हाँ हाँ चलिए आप। अब रहने का व्यवस्था भी हो गया था, मुखिया जी ने खाना भी बनवा दिया था। मतलब एक तरह से सब समाधान वहाँ पर हो चुका था। और वो लड़का को तांत्रिक मैडम ने रोक लिया था कि तुम भी यहीं पर रहोगे। खाना पीना तांत्रिक मैडम की तरफ से जो मुखिया जी बना के लाए थे, लाजवाब खाना। पहली बार उस जगह का खाना, उस एरिया के खाना खा करके तांत्रिक मैडम को लगने लगा कि भाई खाना तो हम भी खाते हैं, हमारे घर में भी बनता है और हम होटल में भी खाते हैं, एक से एक महंगे होटल में, लेकिन यहाँ का खाना का कोई जवाब नहीं है। शायद हवा में ऐसा कोई जादू है, यहाँ का पानी में ज़रूर कोई जादू है, तभी तो खाना इतना स्वादिष्ट बना है। उंगलियाँ चाटती रह गई थी। अब इसके बाद उसमें तो 2-3 कमरे थे। एक तो हॉल था, लेकिन हॉल करना क्या था। तांत्रिक मैडम अपने लिए एक छोटा सा और आरामदायक कमरा चुन लेती है और उस लड़के कहती है कि तुम जहाँ रहना चाहो वहाँ पर रह सकते हो। हॉल में रुकना है तो हॉल में रुक जाओ, कमरे में रुकना है तो वो सामने कमरा रहा। वो तो लड़का जानता ही था। तब कहने लगा कि मैडम मैं अपने घर चला जाऊँगा, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। तांत्रिक मैडम कहने लगी अरे यहाँ रुकने में क्या तुम्हें कोई एतराज़ है। तब लड़का कहने लगा कि नहीं मैडम कोई एतराज़ नहीं है, मैं रुक भी सकता हूँ। तब तांत्रिक मैडम कहती है कि रुक जाओ, हो सकता है कि मुझे कोई ज़रूरत पड़ जाए, मुखिया जी तो अपने घर चले गए, अब यहाँ तो कोई है नहीं, तो मैं तुमसे कुछ ज़रूरत हो तो पूरा तो करा सकती हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत वैसे तो पड़ेगी नहीं, और कभी पड़ भी जाए तो मैं किससे बात करूँगी। तांत्रिक मैडम भी अपनी जगह पर सही थी और वो लड़का बात को समझ गया था, समझदार लड़का है। अब फिर एक छोटा सा कमरा में वो भी अपना सोने की व्यवस्था कर लेता है। तांत्रिक मैडम की रात बड़ा आराम से गुजरी थी। ऐसा नींद आया था, सुकून भरा नींद। अब ऐसा वहाँ का माहौल था, और सुबह जब उठती हैं तो बिल्कुल फ्रेश था। जो थकान कई दिनों का था ना, वो सब पूरा हो चुका था। मन में दुख था, तकलीफ था, कई तरह की समस्याएं थी। वो उस जगह पर पहुंच करके सब कुछ भूल जाती है। वहाँ का सीन सीनरी, हरियाली, पहाड़ देख करके मन जो है ना खुश हो जाता है। लड़का का भी नींद पूरा हो चुका था, वो भी आ जाता है कि मैडम चलना चाहिए हमें। तब तांत्रिक मैडम कहती है कि भूखे चलेंगे। अरे जाओ मुखिया जी को कहो कि कुछ नाश्ता पानी तो बना दें, और कुछ हमारे लिए पैक भी करवा लो भाई, आगे ज़रूरत पड़ सकती है। लड़का भागता हुआ मुखिया जी के घर की तरफ निकल जाता है। और जब आता है कुछ देर के बाद में तो मुखिया जी साथ में आ रहे थे, और वो वहाँ में जो देख रहे थे तांत्रिक मैडम, वो खाना भी पैक किया हुआ था और उसमें खुशबू अच्छी भी आ रही थी। आखिरकार नाश्ता करने के बाद दोनों लोग जो खाना उनके लिए आया था संभाल करके तांत्रिक मैडम डिक्की में रख लेती है।
अब मुखिया जी की हिसाब किताब कर देती है। मुखिया जी जो मांग रहे थे उनसे ज़्यादा भी दे देती है। अतः मुखिया जी कहते हैं कि मैडम, आपने ज़्यादा पैसा दे दिया है। हम अपने मेहमानों को अब एक तरह से भगवान की तरह समझते हैं। आप ज़्यादा भूल से पैसा दे दिया। तब तांत्रिक मैडम कहते कि नहीं, आपका जो खिदमत करने का अब जैसा मुझे लगा कि आप बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं खुशी से दिया था पैसा। तब मुखिया जी कहने लगे नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, ये पैसा इस लड़के को दे दीजिएगा, इसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। मुझे पैसे की अब कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपने दिया मैं उसमें खुश हूँ। जो मेरा हक बनता था मैं वही चाहता हूँ। जब मुखिया जी की बात सुनती हैं तब तांत्रिक मैडम कहने लगी मन ही मन, कैसे कैसे लोग हैं, देखो कितने अच्छे विचार हैं मुखिया जी के। मैं तो कुछ ज़्यादा पैसा दिया था लेकिन वो पैसा लिए भी नहीं। कहने लगी जो मुझे देना चाहती हो इस लड़के को दे देना। तब तांत्रिक मैडम वो पैसा अपने जेब में नहीं उस लड़के को पकड़ा देती है कि लो भाई, ये मुखिया जी की तरफ से। लड़का भी खुश और तांत्रिक मैडम भी खुश। इसके बाद गाड़ी चल पड़ती है। उसी चाय वाले दुकान से गुजरना होता है और सुबह सुबह टाइम में वो दुकान बंद पड़ी हुई थी। अब इसके बाद गाड़ी चलती जाती है, अलग अलग मोड़ आते हैं, रास्ते कटते हैं और आखिरकार दोपहर तक उस जगह पर तांत्रिक मैडम पहुंच जाती है जहां उनको जाना था। गाड़ी से उतर करके आसपास का नज़ारा देखने लगती है। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तब उस लड़के से पूछती है कि यहाँ पर ऐसा कोई कुटिया है, कोई आश्रम है जहाँ पर कोई बाबा जी रहते हैं और वो भी बूढ़े नहीं, जवान। क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? तब वो लड़का सोचते हुए कहने लगा कि हाँ मैडम, ऐसे तो मैं एक कुटिया देखा हूँ लेकिन वो अंदर जंगल में है। क्या आपको वहाँ जाना है क्या? तब तांत्रिक मैडम कहती है कि हाँ, मुझे ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर नौजवान साधु रहते हों। मुझे उनसे मिलना है, उनसे कुछ काम है। तो किस साइड में पड़ेगा? तब लड़का कहता है कि मैडम, आप क्यों परेशान होती हो? आप रास्ता भटक जाओगी। अगर मैं बताऊंगा भी ना तब भी आप उस जगह पर पहुंच नहीं पाओगे। मैं जानता हूं ना, मैं आपको उस जगह पर पहुंचा दूंगा। मैं भैया के लिए इस जगह को छान मारा था। तब वो कुटिया मुझे नजर आई थी और वहाँ पे एक नौजवान साधु भी थे, बिल्कुल नौजवान थे। मैंने उनसे पूछा भी था अपने भैया के बारे में। तब उन्होंने कहा कि नहीं नौजवान, मैंने इस जगह पर तुम्हारे भैया को नहीं देखा, अगर देखता तो मैं ज़रूर बताता। लड़का बताने लगा कि वो नौजवान साधु बड़े नेक विचार के हैं, अब बहुत मृदुभाषी हैं, मीठे बोल बोलते हैं। उनमें गुस्सा तो मैंने देखा ही नहीं था। एक और कुटिया है उससे आगे, लेकिन वहाँ पर भी एक नौजवान साधु रहता है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत बेकार सी है और वो तो मुझ पर नाराज़ होने लगा था। कहने लगा कि यहाँ पर आम लोगों का आना नहीं चाहिए, ये जगह हम लोग को लिए है, यहाँ पर हम साधना करते हैं और तुमने आकर के इस जगह को अपवित्र कर दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया था मन ही मन। एक वो साधु थे और एक ये साधु, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तांत्रिक मैडम को वो लड़का बताया जा रहा था और तांत्रिक मैडम उसकी बात का मजा ले रही थी। और तब कहने लगी कि यहाँ से कितनी दूर होगा? लड़का सोचते हुए कहने लगा कि मैडम, घंटा डेढ़ घंटा तो लग भी सकता है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाए, लेकिन इससे कम नहीं लगेगा। अगर आपको जाना है तो उचित समय है, दोपहर हो चुका है। जब हम निकलेंगे ना तो हो सकता है कि जब तक हम पहुँचे शाम होने की आ जाए, और हमें लौटना भी तो है, तो चलना ठीक रहेगा। तांत्रिक मैडम कहती है कि मैं कार कहाँ पर रखूँ, कहाँ पार्क करूँ जहाँ पर मेरी कार सुरक्षित भी रहे। तब वो लड़का कहता है कि मैं वो जगह जानता हूँ, वो जगह खुला खुला सा है और वहाँ पर आपकी कार सुरक्षित भी रहेगी और कोई देखेगा भी नहीं, कार आपकी छुप सी जाएगी। लड़का तांत्रिक मैडम का मदद करता है, उस जगह पर कार को ले जाता है। अब वाकई में वो जगह बहुत सुरक्षित महसूस हो रही थी तांत्रिक मैडम को। वहाँ कार पार्किंग कर देती है, ज़रूरत का सामान अपने थैले में पैक करती हैं
अब पीठ पर लटका देती है। एक छड़ी जो ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करती थी, वो छड़ी अपने हाथों में ले लेती है। तब वो लड़के से कहती है कि चलो तुम आगे आगे चलो और मुझे अब रास्ता बताते जाना। कोई बात हो तो मुझे आवाज़ दे देना, क्योंकि तुम इस क्षेत्र के रहने वाले हो और तुम तेज चलोगे, मैं तुम्हारे साथ तो दे नहीं पाऊंगी। लड़का समझदार था, कहने लगा मैडम मैं अपनी उसी स्पीड में नहीं चलूँगा, मैं आराम आराम से चलूँगा ताकि आपको कोई तकलीफ ना पहुँचे। दोनों चलने लगते हैं उस जंगल में। लड़का झाड़ियों को हटाता जा रहा है और ऐसी जगह से निकालता था तांत्रिक मैडम को कि तांत्रिक मैडम को जरा भी तकलीफ ना हो। तांत्रिक मैडम भी अब उस सफ़र को पूरा कर रही थी। अब यहाँ पर किस लिए आई थी ये तो वही जान सकती थी। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किससे मिलना चाहती थी, क्यों मिलना चाहती थी, अब वही समझ सकती थी। आखिरकार जब उस जगह पर लोग पहुँचते हैं, दोनों के दोनों लोग, कुटिया तो नज़र आ गई लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर अभी कोई आने वाला है। वहाँ पर एक जो चीज़ देख रही थी तांत्रिक मैडम, वो थी आग जलाने की जगह। आग ठंडी हुई पड़ी थी, राख बनी हुई थी। अगर कोई साधु बाबा होते तो आग जलती रहती, ये मेन पहचान था। वो आग को छू के देखती हैं, आग में कोई गर्मी नहीं है, ठंडी वो राख है। तब थोड़ा चिंतित हो जाती हैं। उस लड़का से कहती है कि तुमने इसमें देखा था उस नौजवान साधु को? तब लड़का कहता है कि हाँ मैडम जी, मैंने देखा था इसी जगह पर, और हाँ ये आग भी जल रही थी। तांत्रिक मैडम सोचने लगी कि हम इस जगह तो आ गए हैं, ये नौजवान साधु तो है नहीं, तो हम क्या करें? क्या हम चलें, फिर हम दोबारा आएंगे? मन में सोचने लगती है। फिर वो फैसला ले लेती है कि नहीं, आना जाना ठीक नहीं रहेगा, हम इंतज़ार कर लेते हैं। अगर रात भी होगी ना तब भी हम इस जगह पर रह जाएंगे, आग जला लेंगे और आग के सहारे रात कट जाएगी। और मैं अकेले थोड़ी हूँ, ये तो लड़का भी साथ में है ना, ये ज़रूर मेरी मदद करेगा। उनके पास खाने पीने का भरपूर सामान था, मुखिया जी ने दे रखा था, और उनके जो बैग था उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह, पानी वानी की सब व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक भरपूर मात्रा में पानी था। ऐसा जगह पर पानी की कमी नहीं होती है। आजू बाजू में पानी गिरने की आवाज़, पानी बहने की आवाज़, अब सब कुछ सुनाई दे रहा था। और लड़का पानी पी करके आ भी चुका था और कहने लगा कि मैडम यहाँ का पानी पी के देखिए, आपको बहुत ही मीठा पानी लगेगा, और यहाँ तो भूख खुल कर लगती है। जब आप पानी पी लेंगी ना तो भूख खुल करके लगेगा। तांत्रिक मैडम मुस्कुरा कर रह गई थी। उस लड़के की नॉलेज के बारे में सोचने लगी, ये लड़का आगे चल कर के अगर सही इसको गुरु मिल जाता है ना, तब ये लड़का बहुत आगे तक जा सकता है। मैं इससे बाद में बात करूंगी इस विषय पर, लेकिन अभी समस्या थी कि वो साधु बाबा कहाँ गए हैं, कब तक लौटेंगे, कुछ कहा ही नहीं जा सकता था। तब अपनी समस्या उस लड़के को तांत्रिक मैडम बताने लगती है कि अगर मान लो हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, अगर साधु बाबा नहीं आए तो हमें रात तो काटनी पड़ेगी, हम रात में जंगल में तो जा नहीं पाएंगे। तब वो लड़का हंसते हुए कहने लगा, अरे कोई नहीं मैडम, मैं रात में भी जंगल में जा सकता हूँ, यहाँ का रास्ता मुझे अच्छी तरह से पता है, आप घबराइए नहीं, आप चाहें यहाँ पर इंतज़ार कर सकती हैं। अगर यहाँ रुकना भी होगा तो मैं सारी व्यवस्था कर सकता हूँ कि कोई जंगली जानवर आपके पास में नहीं आ सके, मैं सब जुगाड़ जानता हूँ। तांत्रिक मैडम और उस लड़के पर एतबार करने लगी। लगने लगा कि लड़का बहुत आगे जाएगा, ये तो सब कुछ जानता है, जंगल में कैसे रहना होता है, जंगली जानवरों से कैसे बचा जा सकता है, लड़का तो सब कुछ इसको पता है। ये लड़का, चलो इसे मैं बाद में बात करूँगी, अभी तो दूसरा काम ही है। आप फिर इंतज़ार करने लगती हैं। शाम हो जाता है, साधु बाबा का कोई पता नहीं चलता कि साधु बाबा आएंगे कि नहीं आएंगे। तब मच्छर जरूर लगने लगती है। तांत्रिक मैडम थोड़ा परेशान हो जाती हैं। उनके पास वो मरहम भी था जिसको लगाने से मच्छर वगैरह दूर भागते हैं, और वही मरहम अपने
बैग से निकालती हैं और खुद भी लगाती हैं और उस लड़के को भी दे देती हैं। इसका इस्तेमाल अपने खुले स्थान पर कर लो ताकि मच्छर का हमला तुम झेल सको। बड़े डंक मारने वाले मच्छर हैं। तांत्रिक मैडम उस लड़के को हंसते हुए बताती हैं और लड़का भी उस मरहम को ले लेता है और जहाँ जहाँ उसको लगाना चाहिए खुली जगह थी, जहाँ पर मच्छर काट सकते थे, डंक मार सकते थे, उस जगह पर उस मरहम को लगा भी लेता है। और वाकई में वो मरहम बिल्कुल काम कर रही थी। मच्छर तो आ रहे थे लेकिन बिल्कुल पास नहीं आ रहे थे। जैसे गंध मिलती थी वो भाग जाते थे। अब एक तरह से पहली बार लगाया होगा, थोड़ा आश्चर्य में जरूर था। तांत्रिक मैडम आसपास में देख रही थी। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था और तब वो लड़का से बोलने लगी, क्या तुम यहाँ पर आग जला सकते हो? और तब वो कहने लगा कि हाँ, मैं यही बात तो बोलने वाला था मैडम जी। अगर हम आग जला लेंगे ना तो मच्छर से भी दूर रहेंगे और जंगली जानवरों से भी दूर रहेंगे। तो क्या आपने मन बना लिया है इंतज़ार करने का? और तब तांत्रिक मैडम कहती कि हाँ, मैं अपना मन बना चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस रात यहीं पर गुजारूँ और उस साधु बाबा का मैं इंतज़ार करूँ। मेरा मन कर रहा था कि वो रात में ज़रूर आएंगे। अब इसके बाद क्या, लड़का पूरी तैयारी कर लेता है। सूखी लकड़ियाँ कुछ वहाँ पर भी पड़ी थी जो साधु बाबा जलाया करते थे, लेकिन उन लकड़ियों को छूता नहीं है। खुद जाता है और इधर उधर से लकड़ियों को इकट्ठा कर लाता है। सूखी लकड़ियों का वहाँ पर कोई अकाल नहीं था। लकड़ियाँ बहुत थी, बस ढूंढने वाला चाहिए, पहचानने वाला चाहिए। और वही लड़का बहुत सारी लकड़ी लेकर आ जाता है, आग भी जला देता है। और फिर वहाँ पर आग की दमक और ऊपर से मच्छर से बचने का सब कुछ इंतजाम हो गया था। तांत्रिक मैडम उस कुटिया में नहीं जा रही थी। वो जानती थी कि ये साधु बाबा की कुटिया है, इसमें जाना ठीक नहीं है। साधु बाबा आएंगे तो नाराज हो जाएंगे, हमें तो बाहर ही रात गुजारनी पड़ेगी। हाँ, वैसे ही रात गुजारने लगती है। लड़का जो था ना वो थका हुआ था। आग के पास में वो लेट जाता है और उसको आंख भी लग जाती है, लेकिन तांत्रिक मैडम को नींद नहीं आ रही थी। आसपास में कुछ जंगली जानवर चिल्लाते थे, गुर्राते थे। तब थोड़ा सा भयभीत हो जाती थी। उस लड़के की तरफ देखती थी कि लड़का जगा हुआ है या सोया हुआ है। वो लड़का अच्छे खासे नींद में था, बिल्कुल बेपरवाह था। उसको जरा भी फिक्र नहीं थी कि हम ऐसे जंगल में हैं जहाँ पर जंगली जानवर, भयानक जानवर भी हो सकते हैं। बिच्छू, सांप, जहरीले जानवर ऐसे चीज़ भी पाए जाते हैं जंगल में। लेकिन वो बेपरवाह था। उसको पता था कि मैं तो अकेले नहीं हूँ, यहाँ पर और भी कोई है, तांत्रिक मैडम। हाँ, वो आग के पास में लेटा हुआ था, इसलिए अपने आप को सुरक्षित मान रहा था। लेकिन तांत्रिक मैडम को ना तो नींद आ रही थी और मन में थोड़ा घबराहट, बेचैनी जरूर बढ़ गई थी। उनको लगने लगा कि सामान्य सी बात है, नई जगह पर जाने पर ऐसा ही होता ही है। अपने आप को संभालती हैं, पानी वानी पीती हैं, फिर थोड़ा उठ करके इधर उधर घूमने लगती हैं। हाँ, तभी कोई आता हुआ दिखता है। कब तक आधी रात हो चुकी थी। लड़का जैसे बेहोशी की नींद में सोया हुआ है। तांत्रिक मैडम, ऐसा लगता है कि कोई जंगल में से आ रहा है, ऐसा उनको आभास होता है। वो हो सकता है कि कोई जानवर भी हो, कोई हो सकता है कुछ और भी हो। वो जगह ही ऐसी थी। वहाँ पर भूत प्रेत पिशाच बहुत सारे कुछ पाए जाते हैं। लेकिन जब तांत्रिक मैडम ध्यान से देखने लगती है तब उनको आभास होता है कि नहीं, ये कोई भूत प्रेत चंडाल ऐसा कुछ नहीं है, ये इंसान है। जब वो उस कुटिया के पास वो इंसान आ जाता है तब तांत्रिक मैडम पहचान जाती है, ये तो वही साधु बाबा है जिनकी तलाश में मैं यहाँ पर आई हूँ, नौजवान साधु बाबा। जैसे ही साधु बाबा तांत्रिक मैडम को देखते हैं वो भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनके मुंह से कुछ उस टाइम आवाज़ नहीं निकलता है, बस देखते हैं और घूरते रहते हैं, जैसे ये लड़की, ये औरत इस जगह पर रात को क्यों आई है, क्या इसका मकसद हो सकता है। वो भी आश्चर्य में पड़े हुए थे, लेकिन तांत्रिक मैडम उनको पहचान लिया था। हाथ जोड़कर नमस्कार करती हैं, फिर अपना नाम
आने का मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी में बता देती हैं कि साधु बाबा जल्द से जल्द उनके बारे में जान सके। साधु बाबा अब एक तरह से बेफिक्र हो चुके थे और वो कहने लगे कि ठीक है, चलिए कुटिया में वहाँ बैठ कर के बात करते हैं, लेकिन रात के टाइम में आप दिन के टाइम में भी तो आ सकती थी। तांत्रिक मैडम बताने लगती है अपनी समस्या और सब कुछ कि मैं तो दिन में ही मिलना चाहती थी और मैं दिन में चली भी थी, लेकिन यहाँ पहुँचने में बहुत सारा कठिनाइयाँ हुई और मुझे पैदल भी आना पड़ा। अब इस तरह पूरा वृत्तांत अपना साधु बाबा के सामने रख देती है। साधु बाबा सब बात को समझते हैं, कहते हैं कि आपने जलपान वगैरह किया। और तब तांत्रिक मैडम कहती है कि हाँ, मेरे पास में सब कुछ व्यवस्था है। तब साधु बाबा कहते हैं कि मेरे पास में कुछ फल फ्रूट हैं, अगर चाहें तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तांत्रिक मैडम मना कर देती हैं। और तब उस लड़के को वहीं से देखते हैं अपनी कुटिया में से, ये लड़का तो मेरे पास में एक बार आया हुआ था अपने भाई को ढूंढता हुआ। उस लड़का को देख करके वो साधु बाबा पहचान जाते हैं। और तब तांत्रिक मैडम बताती है कि हाँ, वो बताया था, इस बारे में जिक्र किया था। हाँ, तभी तो वह इस जगह को जानता था। हाँ, मुझे लेकर के तभी आया। लड़का बहुत ही शरीफ है और मेहनती लड़का है। साधु बाबा भी उसकी तारीफ करने लगे कि हाँ, देखने में भोला भाला है, बिल्कुल मन का ऐसे ही है। अब इसके बाद साधु बाबा कुछ पल तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तांत्रिक मैडम जो सवाल उन्होंने पूछा है उसका जवाब मेरे पास में है कि नहीं है। आंखें बंद कर लेते हैं। तांत्रिक मैडम ने सब कुछ अपने बारे में बता दिया था कि मैं एक ऐसी शक्ति का पीछा करते करते यहाँ पर आई हूँ। मुझे अंदाज़ा था कि वो इसी क्षेत्र में है। उस बारे में सब कुछ एक एक शब्द जो बताना चाहिए था साधु बाबा को, कोई बात को छुपाया नहीं था। जल्दी जल्दी में सब कुछ साधु बाबा को बता दिया था। साधु बाबा अपना आंखें बंद कर लिए थे और कुछ देर के बाद में आंखें खोलते हैं और फिर तांत्रिक मैडम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आपका अनुमान बिल्कुल सही था, है तो इसी क्षेत्र में, लेकिन ऐसी जगह पर है जहाँ पर ना तो मैं जा सकता हूँ और ना आप जा सकती हैं। बहुत खतरनाक जगह है। वो आसानी से शक्ति आपके पास में मुझे नहीं लगता है कि मिल पाएगा। तांत्रिक मैडम निराश नहीं होती हैं और साधु बाबा से कहती हैं कि बस आप मुझे उस जगह के बारे में बता दीजिए, कुछ ऐसा निशान बता दीजिए कि जहाँ पर मैं आसानी से पहुँच सकूँ, अगर आपके दिमाग में ये सब बातें याद है तो। साधु बाबा कहने लगते हैं कि देखिए, बताने से ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साधु बाबा तांत्रिक मैडम को समझाते हैं कि देखिए, इस शक्ति को जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे गुरु ने बताया था, इस शक्ति को पाने के लिए बहुत लोगों ने कठिन परिश्रम किया था, प्रयत्न किया था, लेकिन अभी तक ये शक्ति किसी के हाथ में नहीं आई है। कई लोग इस तक पहुँच गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर जैसे आपके हाथ से निकल चुकी थी, अब वैसे ही शक्ति उन लोगों के पास से हाथ से निकल गई। मुझे लगता है कि ये शक्ति ना तो मेरे पास में आएगी ना आपके पास में आएगी। इसके जो मालिक है और जो इसके पास में जाना चाहती हो, उसी के पास में आ सकती है। साधु बाबा कह रहे थे, लेकिन तांत्रिक मैडम उनके जो मन में चल रहा था विचार, वो अपने विचार को समझने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा अब तो बता दिए थे कि है इसी क्षेत्र में, लेकिन कहाँ पर है, साधु बाबा से ये जानना जरूरी था। और इसके बाद तो तांत्रिक मैडम खुद ही उस चीज़ को ढूंढने में लग जाती। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया था। उस चीज़ को आसानी से अब ना मिले वो भी जानती थी। इसके लिए मुझे फिर से एक प्रयत्न करना पड़ेगा, कठिनाई से जूझना पड़ेगा, और हो सकता है कि मुझे शुरू से फिर शुरुआत करना पड़े उस चीज़ के लिए। तांत्रिक मैडम सब जानती थी, आगे क्या होने वाला है अब उनको नहीं मालूम था। और तब अपना ध्यान अब एक तरह से साधु बाबा की तरफ लगाती हैं और कहती है कि बस आप मुझे उस जगह का थोड़ा सा नक्शा बता दीजिए, अब बाकी मेरा काम है, मैं कैसे न कैसे करके उस जगह तक पहुंच जाऊंगी। बस मैं एक बार उस शक्ति को अपने हाथ में पाना चाहती हूँ। मैं
उससे कोई गलत काम कराना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि कई लोग ऐसे काम कराना कराना चाहते होंगे, आप जैसे कोई उल्टा पुल्टा काम। लेकिन मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं उसे एक नेक काम कराना चाहती हूँ और उसी के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। आप मुझे उस जगह के बारे में बता दीजिए, अगर आपकी नज़र में उस जगह आ रहा हो। और तब वो साधु बाबा फिर अपने आंखें बंद कर लेते हैं। बहुत देर तक ध्यान में डूबे रहते हैं और उनके चेहरे पर कई भाव आ रहे हैं, कई भाव जा रहे हैं। तांत्रिक मैडम सब कुछ देख रही है और कभी कभी उस लड़के की तरफ भी देख लेती है जो आग के पास में आग जल रही थी और वो लड़का बिल्कुल आराम के नींद सो रहा था, जैसे अपने घर में सो रहा हो। उसको जरा भी फिक्र नहीं है कि ये जंगल है, जंगल में बहुत कुछ हो सकता है। और तब साधु बाबा आँख खोलते हैं और कहते हैं कि देखिए, उस जगह के बारे में मैं जान तो चुका हूँ, लेकिन वो जंगल में बहुत घना जंगल में है। वहाँ पर आम इंसान तो पहुँच ही नहीं पाएगा। बहुत कठिनाइयाँ हैं, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। अगर आप उस रुकावटों को पार भी कर लेती हैं और तब भी वो आप उस जगह तक पहुँच नहीं सकती। तांत्रिक मैडम, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। और वो नौजवान साधु जब मुस्कुराहट को देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि मैं इस लड़की को, इस औरत को सब कठिनाइयाँ बता रहा हूँ, लेकिन ये डरती नहीं है। ये कठिनाइयाँ बताने के बाद भी मुस्कुरा रही है। कैसी है ये औरत, कैसी है ये लड़की? साधु बाबा जानने की कोशिश कर रहे थे। और तब तांत्रिक मैडम कहती है कि आप मुझे बस उस जगह का ब्यौरा दे दीजिए, अब बाकी मेरा काम है। मैं कैसे उनसे निपटूंगी, उन खतरों से मैं कैसे पार करूंगी, ये मेरा काम है। मैं आप तक भी तो पहुंच पाई ना। यहाँ भी तो आम इंसान नहीं आते हैं, मुश्किल से कोई भूला भटका आ जाता है। मैं उस जगह पे भी पहुंच जाऊंगी, मैं उस जगह को ढूंढ लूंगी। अब मुझे बताया गया था कि आप उस जगह को जान करके मुझे बता सकती हो, तो कृपया करके टाइम गंवाइए मत। उस जगह के बारे में मुझे जो भी आपको ध्यान में आ रहा है मुझे बता दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। और तब वो नौजवान साधु बाबा तांत्रिक मैडम को उस जगह के बारे में बताने लगते हैं। और तांत्रिक मैडम जैसे अपने दिमाग में उन नक्शा को, उन निशानियों को जैसे बिठाड़ने लगती है। एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनती है। कई बार लगता है कि हाँ, मिस्टेक हो गया है, दोबारा साधु बाबा से पूछती है। और साधु बाबा नाराज नहीं होते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। अब बिल्कुल आराम से तांत्रिक मैडम का हर सवाल का जवाब दे रहे थे। आखिरकार जब वार्तालाप खत्म हो जाती है, उस जगह के बारे में बता देते हैं। और तब साधु बाबा एक सवाल पूछते हैं तांत्रिक मैडम से। वो पूछते हैं कि आप उस शक्ति को क्यों पाना चाहती हो? तांत्रिक मैडम ने कहा ना, कहती हैं कि मैं आपको बताया था ना कि मैं एक नेक काम करवाना चाहती हूँ उस शक्ति से। मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, मैं उससे गलत काम बिल्कुल नहीं करवा सकती, मैं ऐसा कर भी नहीं सकती हूँ। मैं उससे एक नेक काम करवा करके और फिर मैं उस शक्ति को आज़ाद कर दूंगी। जहाँ जाना चाहे वो शक्ति जा सकती है, लेकिन वो मेरा काम करने के बाद में वो कहीं भी भगे, संसार के किसी जगह पर जाए, लेकिन मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। जहाँ भी जाए पीछा करते पहुँच जाऊंगी। जब तक वो मेरा काम नहीं हो जाता और तब तक मैं अब उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। चाहे मुझे कितना भी मुश्किल का सामना क्यों न करना पड़े, चाहे कुछ भी मेरे साथ में हो, लेकिन मैं एक बार शक्ति को अपने हाथ में देखना चाहती हूँ, उसको महसूस करना चाहती हूँ और उससे एक नेक काम वो करवाना चाहती हूँ। यही तो मेरा जीवन का लक्ष्य है। साधु बाबा समझ गए थे, ये तो बहुत ही जीवट लड़की है, ये असाधारण है, साधारण लड़की नहीं है, ये बहुत असाधारण लड़की है। ये लड़की में जान है, इसमें शक्ति की पहचान हो रही है, इसमें पावर सा महसूस हो रहा है। और तब साधु बाबा कहते हैं कि आप तांत्रिका हैं? और तब मुस्कुरा देती हैं मैडम जी और कहती हैं, हाँ, मैं तांत्रिका हूँ। मैं तंत्र मंत्र का भी पालन करती हूँ, तंत्र मंत्र का काम भी करती हूँ। मेरे पास में भी ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं जिसका उपयोग मैं गाहे बगाहे करती रहती हूँ। लेकिन मैं
इस जगह पर मैं कोई शक्ति साथ में लेकर नहीं आई हूँ। वैसे तो मेरे पास में ऐसी शक्तियाँ बहुत हैं, लेकिन मैं उनको लेकर इस जगह पर नहीं आई हूँ। तांत्रिक मैडम सब कुछ बताती जाती है और उस साधु बाबा को लगता है कि अरे ये तो बहुत ही जान वाली लड़की है, इसमें तो बहुत सारा पावर है। मैं तो इसको साधारण समझ रहा था, लेकिन ये असाधारण है। तब कहते हैं कि देखिए, मैंने आपसे कुछ छिपाया नहीं है। अगर आपको और भी कोई मदद चाहिए तो आप मेरे पास में आ सकती हो, लेकिन मैं कभी कभी इस जगह पर मिलता नहीं हूँ। लेकिन जब आप आ जाएंगी ना तो मुझे एहसास हो जाता है, जैसे आज हुआ था। मैं तो दूसरी जगह पर कुछ काम कर रहा था। तभी मेरे इंद्री ने बताया कि मेरे कोई कुटिया पर मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। तब मैं वो काम छोड़ करके अब मैं यहाँ पर लौट आया हूँ। तांत्रिक मैडम मुस्कुरा देती हैं। कहती हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो रात बाकी है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं पर रात गुजारूँ। आपको कोई इतराज़ तो नहीं? तब साधु बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे इतराज़ नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आप कुटिया के अंदर आ जाइए और मैं बाहर आग के पास बैठ जाता हूँ। मुझे तो इस जगह का हर चीज़ पता है, लेकिन आपको नहीं मालूम है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप सुरक्षित रहें, आप मेरी मेहमान हैं ना। तब तांत्रिक मैडम को भी ऐसा लगा कि साधु बाबा सही कह रहे हैं, मुझे कुटिया के अंदर में आ जाना चाहिए। जब कुटिया के अंदर में आती हैं तब उनको अब थकान महसूस होने लगता है, सारा दिन के थकान। फिर उनको नींद ने घेर लेता है। वो उसके बाद सपने में चली जाती हैं। सपने में वही शक्ति को देखने लगती है कि उनके हाथ में वही शक्ति आ चुकी है। तो दोस्तों, इस कहानी को मैं आज यहीं पर अब रोकता हूँ और इसका अगला भाग जल्द से मैं लाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, आप इसी तरह से कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जो भाई मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। फिर मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर बिल्कुल आप समर्थ हैं इस चैनल को आप मेंबरशिप लेने में, तो देर मत कीजिएगा, उससे थोड़ी मेरी मदद मिल जाएगी। ये जो कहानी है ना, मुझे बहुत महंगी बैठती है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बस छोटी सी मदद कर दें। चलिए, अब बारी है उन लोगों का जिन्होंने इस हफ्ते में मुझे कमेंट किया है। अपना नाम और पता, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया है। अब मैं उन लोगों से आग्रह भी करूँगा जो अपना नाम तो बताए हैं, लेकिन कहाँ का रहने वाले हैं, कहाँ से वो कमेंट किए हैं, उस जगह का नाम नहीं बताए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी अपना नाम और कहाँ के रहने वाले बिल्कुल नहीं बताया। तो अगली बार से इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हैं अशोक जी, और दूसरे नंबर पर दीपमाला जोशी जी, लेकिन कहाँ से हैं उन्होंने लिखा नहीं है। अहमद नवाज पाकिस्तान कराची से हैं। मीनू जी रांची झारखंड से। पूनम सेठी जी हैं, लेकिन कहाँ से हैं इन्होंने लिखा नहीं है। बल्लूराम वर्मा जी रायपुर छत्तीसगढ़ से। दिलीप राजपूत गोकुल गांव खंडवा मध्य प्रदेश से। सामिर हुसैन लखनऊ से। मलकीत सिंह जी, इन्होंने भी अपना अब कुछ बताया नहीं आगे पीछे। राजवंत जी जालंधर पंजाब से। गोपाल कटारिया सोनीपत हरियाणा से। प्रभास कुमार शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। नरेंद्र यादव, इन्होंने भी अपना कुछ बताया नहीं है। राम सेवक हरियाणा से। विजय सिन्हा जी जमशेदपुर झारखंड से। ओपी भाई सिवान बिहार से। और भोजराज शर्मा जी गाजियाबाद से। आनंद सिंह लुधियाना पंजाब से। रमेश कुमार अमृतसर पंजाब से। मदन जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। दिनेश मिश्रा लखनऊ से। पूर्णचंद बल्होत्रा जी राजस्थान से। निरुपमा नायक ओडिशा से, भद्रक ओडिशा से। अरुण कुमार तिवारी, इन्होंने भी अपना जगह का नाम नहीं बताया है। और विजय श्यांक सूरत गुजरात से। और अगला नाम है राकेश श्री गंगानगर राजस्थान से। ममता दीक्षित कानपुर से। लक्ष्मी मोहरे खंडवा से। सुब्रत जेबी राणा काठमांडू नेपाल से।
मनोज पात्रा जमशेदपुर से, दयाशंकर जी भी अपना जगह का नाम नहीं बताया है। सीमा वर्मा छत्तीसगढ़ से, अनिल कुमार लुधियाना से, पूजा भारद्वाज जी गोहाना सोनीपत हरियाणा से, रमेश कुमार अमृतसर से, संजय कुमार सोनाकी इन्होंने भी अपनी जगह का नाम नहीं बताया है। सुरेश शर्मा जी राजस्थान से, शैलेंद्र कदम नीमच मध्य प्रदेश, पूनम कटिहार बिहार से, राजकुमार खरवार प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, गणेश कुमार जमशेदपुर झारखंड से, प्रेम सिन्हा जी बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं। उनका कमेंट पढ़ने के बाद मन बड़ा खुशी हो जाता है। वो है रांची से, आर्यन साहू रायपुर छत्तीसगढ़, दिनेश नायक मुंबई, कृष्णा शर्मा ग्वालियर मध्य प्रदेश से, कृष्णा महतो झारखंड से, तिहारी कुर्रे रायपुर छत्तीसगढ़ से, और भोजपुरी गायक साहब सुनील सुरीला जी बक्सर बिहार से, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी लोहारी सिरसा प्रयागराज से, सैयद बलोच जी कराची पाकिस्तान से, तरुणुम कोलकाता से, सरनप्रीत मोहाली से, प्रभा नौटियाल जनकपुरी दिल्ली से, सरजू राय इन्होंने भी अपनी जगह का नाम नहीं बताया है, और उमा कोराला यूएसए, विठल सिंह इन्होंने भी अपनी जगह का नाम नहीं बताया है, और मनमोहन जी यूके से। बस इतना ही नाम था। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट करते रहिए, और आने वाले समय में मैं फिर संडे का ही रखूँगा जो पूरा नाम मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, इस कहानी का आपका क्या विचार है, ये कहानी आपको अब तक कैसी लगी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करते रहिएगा, और समय समय पर मैं आपको आपका नाम बताता रहूँगा। तो दोस्तों, आज की कहानी का अंत यहीं पर करता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।